यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविकता न समझें। अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो, तो हमें खेद है। यह जानबूझकर नहीं किया गया है। कार्तिक अपने दोस्तों के साथ क्लब की सक्सेस पार्टी को एंजॉय कर रहा था। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड भागता हुआ आया और उसने बताया कि क्लब के बाहर बवाल मच गया है। कार्तिक ने पूछा, किस बात का? अभी तो सब ठीक था, अचानक क्या हुआ? उस सिक्योरिटी गार्ड ने बताया, सर हमारे सिक्योरिटी हेड राशिद उन्हें समझाने में लगे हुए हैं पर वो कुछ सुनने को ही तैयार नहीं। कार्तिक ने कहा, कौन क्या नहीं सुन रहा? साफ साफ बोलो, हुआ क्या है? सिक्योरिटी गार्ड बोला, सर आप प्लीज खुद चलकर देख लीजिए। मैं उन्हें नहीं जानता पर मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी हस्ती है। आपके ऑर्डर्स थे कि अब किसी को अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। तो हमने गेट क्लोज कर दिए थे, पर वो अंदर आने की जिद पर है। हमने मना किया तो उन्होंने बाहर बहुत हंगामा मचा दिया है। नील ने कार्तिक को कहा, तुम रुको यार, मैं देखता हूँ बाहर क्या तमाशा हो रहा है। नील में बाहर जाकर देखा तो गेट पर एक खूबसूरत लड़की सिक्योरिटी हेड राशिद से बहस कर रही थी। उस लड़की को देखकर नील याद करने लगा कि उसे कहाँ देखा है। उसकी शक्ल नील को काफी जानी पहचानी लग रही थी। साशा भी नील के पीछे पीछे बाहर आ गई थी। साशा ने उस लड़की को देखते ही कहा, अरे ये तो रेहाना है। यहाँ के म्यूजिक सर्कल में बहुत तेजी से पॉपुलर हुई है। जेड सीरीज की पॉप एल्बम्स में 2 गाने गा चुकी है, जो काफी पॉपुलर हुए हैं। बहुत बददिमाग और कनिंग है, बाय हुक बाय क्रुक इसको काम लेना आता है। बहुत ओवर एम्बिशियस लड़की है। नील ने आशा को कहा, पर ये यहाँ क्यों आई है? और अंदर आने के लिए इतनी जिद क्यों कर रही है? साशा ने नील को जवाब दिया, कुछ तो मोटिव जरूर होगा। बिना मतलब तो ये कुछ भी नहीं करती, समझ नहीं आ रहा क्या वजह हो सकती है। मैंने पिछले दिनों इसको म्यूजिक कंपोजर आर्यन अरोड़ा के साथ भी देखा था। कुछ हाई प्रोफाइल लोगों से भी इसने कनेक्शंस बना रखे हैं। यह उन लोगों में से है जो ऊपर चढ़ने के लिए रिश्तों को सीढ़ियों की तरह इस्तेमाल करते हैं। नील ने साशा को कहा, इसका कोई क्लास नहीं है क्या? कितनी चीप लैंग्वेज में राशिद से लड़ रही है। इसको इतना भी लिहाज नहीं है कि उम्र में इतने बड़े आदमी से बात कर रही है। साशा ने नील को जवाब दिया, ऐसी ही है ये, मुझे खुद भी नहीं समझ आ रहा कि यहाँ आने के पीछे इसका क्या मकसद है। तभी साशा को पीछे गाड़ी में आर्यन बैठा हुआ दिखा। साशा ने एकदम एक्साइट होकर नील को कहा, अरे यार, ये अकेली नहीं है, देखो वो पीछे गाड़ी में आर्यन अरोड़ा भी बैठा है। यार ये बहुत टैलेंटेड म्यूजिक कंपोजर है, इसके गाने बहुत सोलफुल होते हैं। ओह, अब समझी, ये रेहाना इसको शायद ये दिखाना चाहती है कि हमारे क्लब जैसी क्लासी जगह पर भी इसकी फैन फॉलोइंग है। लोग इसे पूछते हैं, ये पक्का चाहती है कि आर्यन अपने नए गाने में इसको सिंगिंग का चांस दे। तभी ये अपनी पॉपुलैरिटी दिखाने के लिए उसे यहाँ लाई होगी। इसको पता चल गया होगा यहाँ पर इतना बड़ा इवेंट हो रहा है। कॉलेज के लड़के लड़कियां आए हुए हैं जो सब म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते हैं। इसने सोचा होगा ही है यहाँ पर आएगी तो सब लड़के लड़कियां क्लब के सिंगर्स को छोड़कर इसके पीछे घूमना शुरू हो जाएंगे। और ये देखकर आर्यन अरोड़ा इम्प्रेस हो जाएगा। दिमाग तो कुछ जरूरत से ज्यादा ही चलता है इस लड़की का। नील ने सरप्राइज होकर साशा को कहा, रियली, क्या सचमुच इसने इतना सब कुछ सोचकर ये किया है? मुझे तो नहीं लगता कि अंदर हमारे सिंगर्स के आगे इसे कोई पूछने भी वाला है। साशा ने नील को कहा, पता नहीं पर कुछ गोलमाल तो जरूर है, जो मुझे भी क्लियर नहीं है। नील ने कहा, मैं जाकर बात करता हूँ, इसी से पूछता हूँ इसे क्या चाहिए। साशा ने नील को बोला, अभी रुको, मैं एक बार कार्तिक से बात करती हूँ। मुझे लगता है कि हमें इन्हें अंदर आने देना चाहिए। आर्यन अरोड़ा बहुत टैलेंटेड म्यूजिक कंपोजर है,
उसका हमारे क्लब में आना हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। हमारे पास इतना ज़बरदस्त सिंगिंग टैलेंट है। अगर आर्यन अरोड़ा की नज़र में हम लोगों के क्लब के आर्टिस्ट आएंगे तो फ्यूचर में ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। नील को अपनी बात कहकर साशा अंदर चली गई। कार्तिक उनका इंतजार कर ही रहा था। वो भी क्यूरियस था ये जानने के लिए कि बाहर क्या हंगामा हुआ है। साशा ने आकर सब कुछ कार्तिक को बताया। कार्तिक ने साशा से कहा कि यारा से पूछकर देखता हूँ। वो शायद इस रेहाना को जानती हो, क्या पता उसने ही इसे यहाँ बुलाया हो। साशा ने नील को कहा, ये रेहाना खुद को बहुत बड़ी सेलिब्रिटी समझती है। बाहर बहुत एटीट्यूड दिखा रही है राशिद को कि इसे रोकने की हिम्मत कैसे हुई, फलाना ढिकाना। वॉल्यूम तो उसका आसमान छू रहा है, इतनी हाइपर हो रखी है कि पूछो मत। कार्तिक हंसते हुए बोला, कुछ लोगों का हाल मेढक जैसा होता है, पहली बरसात में ही टटर करना शुरू कर देते हैं। जरा सी भी सफलता पचती नहीं है, यही हाल इसका होगा। साशा ने कार्तिक से कहा, यार तुम उसको छोड़ो। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वह आर्यन अरोड़ा के साथ आए है। मुझे लगता है हमें उसे अंदर आने देना चाहिए। आर्यन का हमारे क्लब में आना हमारे आर्टिस्ट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। कार्तिक ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें सही लगता है तो आने दो उसे। वैसे तो मैं कभी भी किसी के लिए भी अपने ऑड्स में चेंज नहीं करता, पर तुम कह रही हो कि आर्यन का आना इस क्लब के और हमारी एंटरटेनमेंट कंपनी के लिए फ़ायदेमंद है, तो फिर आने दो। अपने लोगों की ग्रोथ के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम कहो तो मैं जाऊँ उसे रिसीव करने। साशा ने कार्तिक को कहा, कम ऑन यार, तुम बिग बॉस हो, तुम बैठो अंदर, मैं उनको रिसीव करके लाती हूँ। बाहर आर्यन अरोड़ा अपनी कार में बैठा रेहाना को इस तरह झगड़ते हुए देख रहा था। पिछले दिनों उसने रेहाना को 2 गाने गाने का चांस दिया था, जिसमें से एक गाना बहुत हिट हुआ था। तब से रेहाना हर समय उसके आसपास मंडराती रहती है। आर्यन जानता था कि उसका मकसद क्या है, पर कभी भी डायरेक्टली उसके मुंह पर वह ये बात नहीं कह पाया। उसको अच्छा नहीं लगता कि वह किसी को भी डिमोटिवेट करे। आज तक रेहाना उसके सामने खुद को बहुत हम्बल डिग्निफाइड दिखाती आई थी, इसलिए भी वो उसको फिर से चांस देने की सोच रहा था। पर आज जिस तरह से वो उसे क्लब के गेट पर लड़ते हुए देख रहा था, वह हैरान था। वो सोचने लगा कि एक गाने की सक्सेस पर जिसके अंदर इतना घमंड आ जाए, वो लड़की अच्छी नहीं हो सकती। इस तरह से लड़ रही है जैसे किसी फिश मार्केट में खड़ी हो। उसे लगा कि वो वहां से चला जाए, पर रेहाना उसके साथ उसकी ही गाड़ी में आई थी और वह इस तरह उसे छोड़कर नहीं जा सकता था। इस क्लब के बारे में पिछले कुछ दिनों में उसने काफ़ी सुना था। आज उसके सामने ही रेहाना को किसी का फ़ोन आया और उसने बताया कि क्लब के 1 महीने पूरा होने की खुशी में आज इस क्लब में स्पेशल इवेंट रखे गए हैं। रेहाना उसको अपने साथ यहाँ पर ज़बरदस्ती लाई थी। रेहाना ने दिखाया था कि जैसे इस क्लब में सब उसको जानते हैं और उसके लिए कोई रेड कार्पेट बिछा हुआ मिलेगा, पर यहाँ तो कहानी कुछ और ही दिख रही थी। राशिद को रेहाना को हैंडल करना मुश्किल होता जा रहा था। रेहाना राशिद पर चिल्लाती हुई बोली, तुमको अंदाजा भी है मैं कौन हूँ? मैं तुमको खड़े खड़े नौकरी से निकलवा सकती हूँ, इस क्लब को बंद करवा सकती हूँ। तुमने आज अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, इसका खामियाजा बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। राशिद अभी भी बहुत इज्जत से उससे बात कर रहा था। उसने रेहाना को समझाते हुए कहा, मैडम आप बात नहीं समझ रही है। अगर मेरे बॉस ने कह दिया कि गेट क्लोज तो मतलब गेट क्लोज। और रही बात मुझे नौकरी से निकलवाने की, तो शायद आप वो कर भी सकती हैं। पर यह बात तो हवा में उड़ती चिड़िया के पर गिरने से भी बड़ा गप है कि आप इस क्लब को बंद करवा सकती हैं। इस क्लब को बंद करवाने का दम तो किसी माई के लाल में नहीं है। राशिद भी जैसे हंसी के मूड में आ गया था। आसपास बहुत सारे लड़के लड़कियां और भी खड़े थे जो क्लब में एंट्री की कोशिश कर रहे थे। राशिद की बात सुनकर वह जोर से हंसने लगे। रेहाना जो खुद को किसी बड़ी सेलिब्रिटी से कम नहीं समझ रही थी, उसकी तो गुस्से के मारे में बाकी नहीं रही। उसने राशिद पर चीखते हुए कहा,
दो कौड़ी के आदमी, तेरी इतनी हिम्मत कि तू रेहाना दी ग्रेट की इंसल्ट करे। रुक, मैं अभी तेरे बॉस से बात करूंगी और तुझे को काम से निकलवाऊंगी, और यहाँ से ही क्या, इसके बाद तो मैं पूरी दिल्ली में कहीं कोई काम नहीं मिलेगा। तुम्हारे जैसे बदतमीज लोगों को आखिर कोई सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कैसे दे सकता है। वो राशिद के ऊपर ऐसे चढ़ी जा रही थी जैसे गुस्से में राशिद का मुंह नोच लेगी। राशिद 2 कदम पीछे हटता हुआ बोला, मैडम आप कितना भी ड्रामा कर लो पर मैं आपको अंदर जाने नहीं दे सकता। इतना भी मैंने आपके लिए फेवर कर दिया है कि आपका नाम अंदर पहुंचा दिया है। अगर मेरे बॉस को ठीक लगेगा तो वह आपको अंदर आने देंगे, और अगर अंदर से आपके लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती है तो सॉरी। फिर आप गला फाड़ के चिल्लाओ, लेट कर चिल्लाओ, बैठ कर चिल्लाओ, मैं आपको अंदर जाने नहीं दूंगा। राशिद की बात सुनकर रेहाना गुस्से में पागल हो गई और उस पर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ी। पर इससे पहले कि वो राशिद पर हाथ उठाती, आर्यन ने उसका हाथ हवा में ही पकड़ लिया। वो उसे पीछे खींचते हुए बोला, कितना तमाशा करोगी, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी शॉर्ट टेम्पर हो। मुझे तुम्हारे साथ यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। रेहाना को पता ही नहीं चला कि आर्यन कब कार से उतरकर उसके पीछे आ खड़ा हुआ। वह एकदम से बहुत एम्बैरस हो गई। वो खुद को डिफेंड करते हुए बोली, अरे मैं ऐसे कभी गुस्सा नहीं करती हूँ, पर ये सिक्योरिटी गार्ड बहुत बदतमीज है, इसने ही मुझे प्रोवोक किया, वरना मैं कभी किसी से ऐसे बात नहीं करती। मैं तुम्हें सच बोल रही हूँ, मुझे इनवाइट किया गया तभी मैं यहाँ आई। तुम तो मुझे जानते हो, बिना इनवाइट के तो मैं कहीं भी नहीं जाती। यहाँ तक कि जब से अपने पेरेंट्स से अलग रहने लगी हूँ, मेरी माँ भी जब तक 4 फोन नहीं कर देती, मैं वहाँ भी नहीं जाती हूँ। आर्यन उसकी बेसिर पैर की बातें सुनकर और इरिटेट हो रहा था। बहुत से कॉलेज के लड़के लड़कियों ने आर्यन को पहचान लिया था। आर्यन की एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग थी, वहाँ पर और भी क्योस क्रिएट होना शुरू हो गया था। मेरे लिए अब यहाँ 1 मिनट भी खड़े रहना इम्पॉसिबल है। तुम करो जो करना है। रेहाना का स्टबन एटीट्यूड देखकर आर्यन उसे छोड़कर अपनी गाड़ी की तरफ चल दिया। आर्यन अपनी गाड़ी में बैठकर जाने ही वाला था कि तभी उसकी गाड़ी की विंडो पर किसी ने नॉक किया। आर्यन ने जब विंडो के बाहर देखा तो वो चौंक गया। एक बहुत ही खूबसूरत, वेल ड्रेस्ड लड़की बाहर खड़ी थी। आर्यन उसको देखकर समझ गया कि वो महज कोई कॉलेज स्टूडेंट नहीं हो सकती, जरूर क्लब से रिलेटेड कोई है। उसने विंडो नीचे करके पूछा, यस मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? साशा ने कहा, हेलो मिस्टर आर्यन, माय नेम इज साशा सिंह। मैं इस क्लब की ऑपरेशनल हेड हूँ। आई एम ग्लैड कि आपने आज हमारे क्लब को विजिट किया, और अभी यह सब कुछ जो हो रहा था उसके लिए मैं आपसे अपोलोजाइज करती हूँ। अगर आप कुछ समय निकाल सके तो मेरे बॉस आपसे मिलना चाहते हैं। आर्यन सरप्राइज रह गया। उसमें साशा से पूछा, आपके बॉस मुझे जानते हैं? साशा ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर आर्यन, आपको कौन नहीं जानता। जो भी म्यूजिक इंडस्ट्री में ज़रा भी इंटरेस्ट रखता होगा वह आपके नाम से वाकिफ होगा ही। तब तक रेहाना भी वहां आ चुकी थी। रेहाना ने बीच में बोलते हुए कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझे यहां से इनवाइट किया गया है, वरना बिना इनविटेशन के तो मैं आती ही नहीं। पर आपके सिक्योरिटी गार्ड ने बहुत बदतमीजी की, इसलिए हमें वापस जाना पड़ रहा है। बल्कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मेरी वजह से मिस्टर आर्यन अरोड़ा की इस तरह इंसल्ट की गई। साशा का मन किया कि रेहाना को पलटकर झाड़ दे कि तुम्हारी अब भी कोई हैसियत नहीं है, तुम अकेली आती तो हम तुम्हें क्लब में आने भी नहीं देते। पर साशा ने खुद को कंट्रोल करते करते भी कुछ ऐसा बोल दिया कि आर्यन और रेहाना दोनों चौंक गए। साशा ने म्यूजिक कंपोजर आर्यन को क्लब के अंदर इनवाइट किया पर रेहाना को इग्नोर कर दिया। रेहाना अपना इम्प्रेशन जमाने के लिए आर्यन को साथ लेकर आई थी, पर सिक्योरिटी हेड राशिद ने उसे अंदर एंट्री नहीं दी। कार्तिक ने गेट क्लोज करने का ऑर्डर दिए थे तो किसी की भी एंट्री बंद कर दी गई थी। साशा ने क्लब के बाहर आर्यन को देख लिया था। उसी ने कार्तिक को कन्विंस किया था कि आर्यन का आना क्लब के लिए बेनिफिशियल है।
साशा ने जब आर्यन को कहा कि मेरे बॉस आपसे मिलना चाहते हैं तो आर्यन सरप्राइज हुआ। क्लब के बाहर आर्यन भीड़ देखकर सोच ही रहा था कि क्लब की पॉपुलैरिटी स्काई हाई हो चुकी है। आर्यन ने सोचा, एक महीने में जो क्लब इतना पॉपुलर हो जाए उसके ओनर में कुछ तो बात होगी, इनसे तो मिलना चाहिए। आर्यन ने साशा को कहा, मुझे भी आपके बॉस से मिलकर खुशी होगी। मैं खुद सरप्राइज हूं कि आपके क्लब ने बहुत कम समय में इतनी बुलंदी छू ली है। ऑब्वियसली इसके पीछे किसी का मैजिकल विशन तो है ही। साशा आर्यन की बात पर मुस्कुरा दी और उसे क्लब में अंदर आने को कहा। रेहाना और आर्यन ने साशा के साथ जब क्लब में एंटर किया तो हर तरफ एक हंगामा ही मच गया। आर्यन को कौन नहीं जानता था, लड़के लड़कियां उसकी एक झलक के लिए पागल हुए जा रहे थे। बहुत सारे लोग रेहाना के भी फैन थे। इन दिनों तो वह यूथ सेंसेशन बनी हुई थी। आर्यन और रेहाना को यूं क्लब में ऐसे अचानक देखकर सब हैरान थे, क्योंकि जब इस इवेंट की पब्लिसिटी की गई थी तो कहीं भी मेंशन नहीं किया गया था कि म्यूजिक कंपोजर आर्यन और यूथ सेंसेशन रेहाना इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये सबके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। सबको लग रहा था कि उन लोगों का यहाँ इस तरह आना जानबूझकर पहले डिस्क्लोज नहीं किया गया ताकि इवेंट में सरप्राइज एलिमेंट क्रिएट किया जा सके। राधिका की नज़र रेहाना और आर्यन पर जब पड़ी तो वह भी हैरान रह गई। रिद्धिमा भी आर्यन को जानती थी, वो भी एकटक आर्यन को देख रही थी। उन सबको भी यही लग रहा था कि कार्तिक ने उन्हें वहां बुलाया है। वो लोग भी आपस में बात करने लगे कि कार्तिक कितनी सीक्रेटली इस तरह की चीजें करता है जो क्लब को और पॉपुलर करें। वो दोनों तो अंदर अंदर बहुत खुश हो रही थी कि कार्तिक के पास इतने पावरफुल कॉन्टेक्ट्स भी हैं जो उन दोनों के करियर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। हालांकि रेहाना को देखकर रिद्धिमा और राधिका दोनों को कोई खास खुशी नहीं हो रही थी। एक तरह से देखा जाए तो रेहाना उनकी कंपेटिटर सीनियर थी और उसकी पॉपुलैरिटी देखकर जेलेसी तो होनी ही थी। साशा जब आर्यन और रेहाना को अंदर मीटिंग हॉल में लेकर आए तो कार्तिक उनका वेट ही कर रहा था। आर्यन को देखते ही कार्तिक सोफे से उठा और आगे बढ़कर बोला, हेलो मिस्टर आर्यन, वेलकम टू माय क्लब, नाइस टू हैव यू हियर। आर्यन ने कहा, मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई, काफी शानदार क्लब है आपका। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। आज हमारे क्लब का स्पेशल डे है। इस क्लब की ओपनिंग को आज 1 महीना हो गया है। यह एक खूबसूरत कोइंसिडेंस हुआ कि आज ही के दिन आप भी हमारे क्लब आए हैं। मे बी इट्स अ गुड लक फॉर आवर क्लब। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका क्लब और यहाँ का माहौल इतना खूबसूरत है कि मेरे लिए भी यहाँ होना किसी गुड लक से कम नहीं है। कार्तिक और आर्यन को इस तरह बात करते देख रेहाना बुरी तरह से कुढ़ रही थी। कार्तिक ने उसे कंप्लीटली इग्नोर कर दिया था, जैसे वो वहां पर है ही नहीं। जहां कॉलेज के लड़के लड़कियां उसकी झलक के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे, वहां कार्तिक ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे उसे रेहाना के वहां होने या ना होने से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। उसने ना तो रेहाना को हेलो कहा, ना ही एक बार भी उसकी तरफ देखा। रेहाना ने खुद ही आगे बढ़कर कार्तिक को कहा, हेलो मिस्टर कार्तिक, आई एम रेहाना, आई एम श्योर सिंगिंग वर्ल्ड में मेरी पॉपुलैरिटी आप जानते ही होंगे। कार्तिक ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और कहा, हेलो, आप बैठिए, मैं ज़रा मिस्टर आर्यन से कुछ ज़रूरी बात कर रहा हूँ। कार्तिक का एटीट्यूड देखकर रेहाना स्टन रह गई। उसको यकीन नहीं आया कि कोई उसको इस तरीके से साइडलाइन भी कर सकता है। उसे लगा कि कार्तिक शायद उसको पहचानने में कोई भूल कर रहा है। वो खुद को इतना बड़ा स्टार समझती थी कि कोई उससे ऐसा बिहेव करे यह उसके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। वह हैरानी से कार्तिक को देखती हुई बोली, मिस्टर कार्तिक, आपने मुझे शायद पहचाना नहीं। कार्तिक ने रेहाना को कहा, मिस रेहाना, आपके लिए कुछ ठंडा गर्म मंगवाए? आप शांति से बैठने का क्या लेंगी? कार्तिक के ऐसा बोलते ही साशा को तेज हंसी आई और उसने मुंह पर हाथ रख लिया। नील को भी अपनी हंसी रोकनी मुश्किल हो रही थी। आर्यन भी अपनी हंसी को दबा रहा था।
आर्यन तो बहुत अच्छे से जानता था कि अगर रेहाना चिढ़ गई तो यहाँ भी बखेड़ा खड़ा कर देगी। वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि रेहाना वहां पर कोई और हंगामा खड़ा करे। आर्यन ने ही बात को संभालते हुए कार्तिक को कहा, मिस्टर कार्तिक, रेहाना आज के दौर की लीड सिंगर्स में से एक है। अच्छा गाती हैं। कार्तिक ने आर्यन की बात पर सिर हिला दिया। उसके बाद कार्तिक ने आर्यन को कहा, मिस्टर आर्यन, मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है, इसलिए मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत ज़्यादा म्यूज़िक इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं रखता, पर मेरे दोस्त इसमें गहरा इंटरेस्ट रखते हैं। मैंने ये कल्चरल क्लब भी इसलिए सेट किया है कि मेरे कुछ खास लोग इसी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। उन्होंने ही मुझे आपके नाम से वाकिफ़ कराया। मैंने आपके गाने सुने हैं, बट मैं एडमिट करता हूँ कि मुझे नहीं पता था कि वह खूबसूरत गाने आपने कंपोज किए हैं। ये वाकई मेरा गुड लक है कि आज आप यहाँ हैं। मैंने अभी रिसेंटली एक एंटरटेनमेंट कंपनी स्टार्ट की है। मेरे पास कुछ बेहतरीन आर्टिस्ट है, आप उनसे मिल लीजिए, उनकी आवाज़ सुन लीजिए, उन्हें अच्छे से परख लीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ गाने मेरे आर्टिस्ट के लिए स्पेशली कंपोज करें, या आपके पास कुछ ऑलरेडी कंपोज किए हुए गाने हो तो आप उन पर म्यूज़िक एल्बम बनाने के लिए मेरे आर्टिस्ट्स को कंसिडर करें। फाइनेंसिंग सारी मेरी तरफ से होगी। अपने गानों की जो भी प्राइज आप कोट करेंगे, मैं देने को तैयार हूँ। आर्यन कार्तिक की बात सुनकर सरप्राइज रह गया। उसको अंदाजा भी नहीं था कि कार्तिक उसे कुछ इस तरह की ऑफर देने वाला है। रेहाना भी हैरानी से कार्तिक को देख रही थी, वह अभी तक बैठी नहीं थी। जिस तरह से कार्तिक ने उसे कैजुअली कहा कि बैठिए और मुझे बात करने दीजिए, वो चिढ़ चुकी थी। उसे लगा अब वहां बैठना उसकी डिग्निटी के अगेंस्ट है। वो अपनी नाराजगी दिखाने के लिए अभी तक खड़ी ही थी। सोफे पर कार्तिक के साथ नील बैठा था। जब कार्तिक ने आर्यन को भी ऑफर दिया तो रेहाना पहले सरप्राइज हुई, फिर बुरी तरह से तिलमिला गई। वो तेज आवाज में नील को बोली, उठो जरा, मुझे यहाँ बैठने दो। जरा मैं भी तो सुनूं, किस तरह की अजीब बातें कर रहे हैं मिस्टर कार्तिक। रेहाना ने जिस तरह से ऑर्डर झाड़ते हुए नील को कहा, नील को तेज गुस्सा आया। उसका दिल किया कि वह पलटकर कुछ सुना दे, पर साशा ने नील को इशारे से चुप रहने के लिए कहा। साशा नहीं चाहती थी कि कार्तिक और आर्यन की जो जरूरी बात हो रही है उसके बीच में बिना बात का कोई इशू क्रिएट हो। रेहाना तो तमाशा खड़ा करने में वैसे भी एक्सपर्ट है। नील चुपचाप वहां से उठ गया। रेहाना कार्तिक के पास बैठ गई। कार्तिक ने अभी भी उसे इग्नोर किया और आर्यन से पूछा, मिस्टर आर्यन, अगर आपकी भी कोई कंडीशन तो आप खुलकर मुझसे इस बारे में बात कर सकते हैं। आर्यन कुछ बोलता इससे पहले ही रेहाना ने कहा, मिस्टर आर्यन, आपको गाना क्यों देंगे? आप हैं कौन? और वैसे भी मिस्टर आर्यन से मेरी बात पहले ही हो चुकी है। उन्होंने अभी जो गाने कंपोज किए हैं और वह दोनों गाने मैं ही गाने वाली हूँ। कार्तिक कुछ कड़वा बोलने को हुआ पर चुप रह गया। उसने आर्यन की तरफ देखकर कहा, सर गाने आपके हैं, डिसीजन आपको लेना है। अब आपके पास दो लोग हैं जिनको आप अपनी नई कंपोजिशंस दे सकते हैं, और मुझे यकीन है आप अपने गानों के लिए बेस्ट कैंडिडेट ही चुनेंगे। रेहाना अपना नया एल्बम लाना चाहती थी, जिसमें सिंगिंग, डांसिंग सब उसका होना था। वह आर्यन को इन दिनों इसलिए ही फॉलो कर रही थी ताकि आर्यन की नई कंपोजिशंस उसको मिल सके। जब कार्तिक ने इस तरह से आर्यन को ऑफर दिया तो रेहाना बिल्कुल बौखला गई। उसने आर्यन के जवाब देने से पहले ही कार्तिक से लड़ना शुरू कर दिया। अरे आप हो कौन जो मिस्टर आर्यन इस तरह अपने गाने आपको दे देंगे? एक छोटा सा क्लब ही तो खोला है आपने, मैं इतनी बड़ी सिंगर हूँ। मैं जब इनके गाने गाऊंगी तो इनको बहुत फ़ायदा होगा, मेरी वजह से इनकी रेपुटेशन डबल हो जाएगी। और फिर मैं इनको, इनके गानों का अच्छा प्राइस पे कर रही हूँ। आप इन्हें अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अभी नया नया क्लब खोला है, इसे संभालने पर ध्यान दीजिए। मिस्टर आर्यन का एक एक गाना बहुत कॉस्टली है, इनके गाने खरीदना आपके बस की बात नहीं है। जैसे ही रेहाना ने ये कहा,
नील ठहाका मारकर हंस दिया और इस बार साशा भी अपनी हंसी नहीं रोक सकी। कार्तिक रेहाना की इन बचकानी बातों पर मुस्कुरा दिया। कार्तिक ने उसे कोई भी जवाब दिए बिना सीधे आर्यन से पूछा, सर जनरली आप अपने एक सॉन्ग का कितना प्राइस कोट करते हैं? आर्यन ने कहा, अराउंड 10 लाख, पर मिस्टर कार्तिक मनी इतना बड़ा इशू नहीं है। मैं और भी बहुत सी बातें कंसिडर करता हूँ। आर्यन को इस वक्त रेहाना पर गुस्सा आ रहा था। जिस तरह रेहाना ने अभी कहा कि उसकी वजह से आर्यन की रेपुटेशन डबल हो जाएगी, यह बात आर्यन को चुभ गई थी। आर्यन ने जब अपने एक गाने की कीमत 10 लाख बताई तो कार्तिक ने पलटकर कहा, आप जो भी फैक्टर्स कंसिडर करते हैं हम उन पर भी बात कर लेंगे, पर आपके गानों के लिए मैं 15 लाख पर सॉन्ग कोट करता हूँ। जितने भी गाने आप हमें देना चाहे मैं आपको इमीडिएट पेमेंट कर सकता हूँ। कार्तिक की बात पर रेहाना शॉक्ड रह गई। वो कार्तिक को इंसल्ट करते हुए बोली, तुम हवा में फेंक रहे हो। पहली बात तो इतने महंगे गाने खरीदने लायक तुम लगते नहीं। फिर भी अगर किसी तरह पैसों का इंतजाम कर भी लिया तो इनके गाने गाएगा कौन? आर्यन के गाने के लिए तुमको कोई आइडिया भी है कि सिंगर को कितना एफिशिएंट होना चाहिए? आर्यन की कंपोजिशन से जस्टिस करना हर किसी के बस की बात नहीं है। और क्या पैसे दिखाकर यूं हड़बड़ी में खरीदने की बात कर रहे हो? मेरे पास भी कोई पैसे की कमी नहीं है, तुमसे तो ज़्यादा ही पैसा है मेरे पास। रेहाना ने आर्यन को कहा, यह आपको पर सॉन्ग 15 लाख ऑफर कर रहा है ना? मैं आपको 20 लाख दूंगी, डील तो आप मेरे साथ ही डन करोगे? और ऐसे छोटे मोटे क्लब के सिंगर्स के साथ अपने गानों का एल्बम निकालना आर्यन आपकी इमेज के लिए अच्छा भी नहीं है। रेहाना की बदतमीजी पर नील और साशा दंग थे। नील सोच रहा था कि कार्तिक अब जाने क्या ही बोलने वाला है इस बददिमाग रेहाना को। कार्तिक जो इतनी देर से रेहाना को कुछ नहीं कह रहा था, आखिर कब तक चुप रहता। उसने रेहाना को कहा, बाय गॉड जितना सुना था उससे बढ़कर हो। बहुत ही कमाल किस्म का वाहियात केस हो तुम। रेहाना तुनक कर बोली, तुम मुझसे इस तरह कैसे बात कर सकते हो? कार्तिक ने कहा, तुमसे बात करना ही कौन चाहता है, पर तुम हो कि कौवे की तरह तुम्हारी कांव बंद ही नहीं हो रही। तुम खुद को इतनी बड़ी सिंगर मान बैठी हो जबकि दुनिया में एक से एक टैलेंट भरे पड़े हैं। मेरे क्लब की किसी भी सिंगर के कंपैरिजन में तुम कुछ भी नहीं हो। मेरी आदत नहीं है किसी को डिमोटिवेट करना, इसलिए मैं चुप था। पर तुम्हारा तो ओवर कॉन्फिडेंस कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही कमाल है। मेरे क्लब में बैठकर कुछ भी बके जा रही हो, और मेरी हैसियत का तो तुमको अंदाजा ही नहीं है, तो तुम्हारी इस बचकानी बातों पर सिवाय हंसने के और किया भी क्या जा सकता है? कार्तिक अब गुस्से में बिल्कुल उखड़ चुका था। कार्तिक को इस तरह गुस्से में देखकर रेहाना भी सकपका गई थी। उसको उम्मीद नहीं थी कि कार्तिक पलटकर इस तरह से रिटेलिएट करेगा। अब तक मैगी और हिना भी वह आकर खड़े हो चुके थे। मीटिंग रूम के बाहर कार्तिक के बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स में खड़े थे। रेहाना समझ तो रही थी कि उससे गलती हो रही है। कार्तिक कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, और अगर उसने अपनी लिमिट क्रॉस की तो उसको भारी भी पड़ सकता है। पर वो आर्यन के गाने अपने हाथ से यूं जाने भी नहीं दे सकती थी। उसका करियर बूस्ट भी आर्यन के गानों की वजह से हुआ था। उसका फ्यूचर स्टेक पर लगा था, इसलिए भी वह इतनी हाइपर हुई जा रही थी। आर्यन भी हैरानी से कार्तिक और रेहाना की बहस देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किसको क्या जवाब दे। रेहाना में ओवर कॉन्फिडेंस जरूर था, उसके बावजूद आर्यन एज अ सिंगर रेहाना को पसंद करता था। इधर कार्तिक उसे 1.5 गुना पैसे की ऑफर तो कर ही रहा था, साथ साथ ये क्लेम भी कर रहा था कि उसके पास रेहाना से बेटर सिंगर हैं। आर्यन बुरी तरह से कंफ्यूज हो गया था। आर्यन को चुप देखकर रेहाना को लगा कि वह कहीं कार्तिक के हक में फैसला ना कर दे। रेहाना ने आर्यन को कहा, मैं आपको 20 लाख ऑफर करती हूँ। आप इस कार्तिक की बात मत सुनिए। पास्ट में भी हमने साथ काम किया है, हमारी ट्यूनिंग अच्छी है, आगे भी हम लोग ही साथ काम करेंगे। कार्तिक रेहाना की जिद पर हैरान था।
पर अब कार्तिक को भी जिद चढ़ चुकी थी। ऐसा नहीं है कि वह आर्यन से बेटर कंपोजर हायर नहीं कर सकता था, पर अब तो उसे भी हर हाल में आर्यन ही चाहिए था। कार्तिक ने आगे बढ़कर अब कुछ ऐसा कहा कि रेहना को लगा कि वह सदमे से मर ही जाएगी, और आर्यन को भी अपने कानों पर यकीन नहीं आया कि जो वह सुन रहा है सचमुच यही कहा गया है। कार्तिक के क्लब में आर्यन और रेहाना मीटिंग रूम में उसके सामने बैठे थे। आर्यन के नए गाने खरीदने के लिए रेहाना और कार्तिक में जैसी कोई कंपटीशन छिड़ गया था। रेहाना पिछले कुछ समय में आर्यन के बनाए कंपोजिशन को गाकर ही फेमस हुई थी। वह हर कीमत पर अपनी सफलता बनाए रखना चाहती थी, इसलिए वो आर्यन के गाने खरीदने के लिए बहुत एडमेंट थी। आर्यन ने जब अपने एक गाने की कीमत 10 लाख बताई, तब कार्तिक ने उसको 15 लाख की ऑफर दे दी। रेहाना किसी भी हाल में आर्यन के नए गाने अपनी एल्बम के लिए चाहती थी, इसलिए उसने भी फौरन 20 लाख पर सॉन्ग आर्यन को ऑफर कर दिए। कार्तिक के क्लब के उस मीटिंग रूम में ऐसा माहौल हो गया था जैसे कोई ऑक्शन चल रहा हो और वह दोनों बिडिंग कर रहे हों। आर्यन के गाने खरीदने के लिए कार्तिक को पहले ऐसी कोई जिद नहीं थी, पर जब रेहाना इतनी बदतमीजी पर उतर आई, तब कार्तिक ने भी डिसाइड कर लिया था कि आर्यन के गाने तो वह खरीद के रहेगा, चाहे कोई भी कीमत देनी पड़े। रेहाना ने जब आर्यन को उसके गाने के लिए 20 लाख ऑफर किए, तब कार्तिक ने बहुत कमांडिंग टोन में कहा, मिस्टर आर्यन, मैं आपको फाइनल ऑफर देता हूं, 50 लाख पर सॉन्ग, डील डन। कार्तिक ने जिस अथॉरिटी से ये बात कही, आर्यन स्टन रह गया। रेहाना भी शॉक्ड थी कि एक गाने के लिए 50 लाख कोई कैसे दे सकता है। यह अनबिलीवेबल था। रेहाना को अपने कानों पर यकीन ही नहीं आया। कार्तिक ने इतना बड़ा अमाउंट इसलिए ऑफर किया था कि उसको रेहाना को चुप कराना था। कार्तिक ने जब रेहाना की बदतमीजी देखी तभी उसने डिसाइड कर लिया था कि आर्यन के नए गाने तो अब उसकी एंटरटेनमेंट कंपनी के आर्टिस्ट ही गाएंगे। उसने सीधा इतनी बड़ी रकम बोली कि अब आर्यन मना ही ना कर सके। रेहाना भी इतनी बड़ी रकम से कम्पीट कर ही नहीं कर सकती थी। रेहाना को 50 लाख सुनकर इतना बड़ा सदमा लगा कि कुछ देर तो वह बोल ही नहीं पाई। फिर उसने कार्तिक से कहा, मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। एक गाने के 50 लाख, तुमको पता है तुम्हारे पास सबसे बेस्ट सिंगर भी हो तब भी तुम इस डील में कुछ प्रॉफिट नहीं बचा पाओगे। तुम्हें इस फील्ड का कोई नॉलेज कुछ एक्सपीरियंस है भी कि यूं ही एंटरटेनमेंट कंपनी खोल कर बैठ गए हो। एल्बम बनाने में बहुत पैसा लगता है, वीडियो शूट है, कॉस्ट्यूम है, सेट है और भी बहुत सारे खर्चे हैं। 50 लाख देकर तुम क्या कमा लोगे? ऐसे सिर्फ नुकसान होने वाला है, और मुझे समझ नहीं आता तुम इतना पैसा लाओगे कहाँ से? कार्तिक ने उसे चिढ़कर कहा, मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा, वह तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, पर अब तुम अपना मुंह बंद रखो क्योंकि मुझे तुम्हारी आवाज़ से भी इरिटेशन हो रही है। फिर कार्तिक ने आर्यन को कहा, मिस्टर आर्यन, आई गेस हमारी डील फिक्स हो चुकी है। 50 लाख जितना बड़ा अमाउंट वो एक गाने के लिए आर्यन ने कभी सोचा भी नहीं था, और जिस तरीके से कार्तिक कॉन्फिडेंट था, इतना तो आर्यन भी समझ गया था कि सिंगर उसके पास भी बेस्ट ही होंगे। आर्यन ने कार्तिक को कहा, मिस्टर कार्तिक, अगर आप इतने ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और अभी आर्यन की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि रेहाना बीच में बोल उठी। जिस तरह से आर्यन ने अपनी बात शुरू की, रेहाना को लग गया था कि वह कार्तिक को अपने गाने अब दे देगा, इसलिए उसने फौरन कहा, आर्यन, मैं आपकी बहुत रेस्पेक्ट करती थी। मैंने आपके पिछले सॉन्ग गाकर आपको बहुत फेमस किया है। आप आखिरी मोमेंट पर मुझे ऐसे धोखा नहीं दे सकते, और अगर आपने ये गाने इस आदमी को दे दिए तो मैं जिंदगी में आपका कंपोज किया हुआ कोई गाना नहीं आऊंगी। मेरी वजह से आपको इतनी पॉपुलैरिटी मिली है और आप मुझे ही डिच कर रहे हैं। रेहाना का ये एटीट्यूड इस बार आर्यन को भी बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने भी उतने ही बिटर तरीके से रेहाना को कहा, कौन से ख्वाब में हो तुम? तुमको लगता है तुमने मेरे बनाए गाने गाए तब मुझे पॉपुलैरिटी मिली? ये तो कमाल हो गया। अभी तक तो मैं कंफ्यूज था कि यह गाने किसको देने हैं, पर अब तो मैं श्योर हूं कि मिस्टर कार्तिक अगर मुझे 50 लाख जितना बड़ा अमाउंट नहीं भी देंगे, तब भी अपने गाने मैं उनको ही दूंगा। तुम्हारे जैसी घमंडी लड़की के पास तो अपनी कंपोजिशन देने का कोई मतलब ही नहीं बनता।
और मैं तुम्हें सॉन्ग देते हुए इसलिए हेजिटेट नहीं कर रहा था कि तुम कम पैसे दे रही हो और मिस्टर कार्तिक ज़्यादा। दरअसल मेरे गानों की कंपोजिशन इस बार इतनी अलग है कि मैं श्योर नहीं था कि तुम इस तरह के गाने गा भी सकोगी, पर तुम्हारी इतनी बदतमीजी के बाद तो मैं तुम्हारे साथ ट्रायल सेशन भी नहीं करने वाला। आर्यन की बात सुनकर रेहाना ने उसे धमकाते हुए कहा, डिफरेंट स्टाइल ऑफ कंपोजिशन का तो अब आप घटिया बहाना बना रहे हैं मिस्टर आर्यन, क्योंकि आपको अब 50 लाख रुपए का बड़ा अमाउंट दिख रहा है, तो आप अपने गाने इस आदमी को बेचना चाहते हैं, पर आपको अंदाजा भी नहीं है कि मुझे इस तरह धोखा देने के बाद आपके साथ क्या हो सकता है। आप शायद भूल गए कि मेरे पीछे कौन खड़ा है। रिहाना के ये कहने पर आर्यन के चेहरे पर टेंशन देखने लगी। लोग उसको आर्यन के साथ लिंकअप कर रहे थे, पर आर्यन बहुत अच्छे से जानता था कि इन दिनों रिहाना का गॉडफादर कौन बना हुआ है। आर्यन ने हैरानी से कहा, तुम मुझे अब धमका रही हो? रेहाना ने बोला, धमकाने की क्या बात है? जो मेरे साथ ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं मैं उनको सबक ज़रूर सिखाती हूँ। इस 2 कौड़ी के क्लब चलाने वाले को अपना कंपोजिशन बेचकर तुमको लगता है कि तुम इस म्यूज़िक इंडस्ट्री में टिक पाओगे? तुम्हारा तो करियर ख़त्म करवा ही दूंगी, साथ साथ इस आदमी का ये क्लब भी बंद करवा कर रहूंगी। 4 दिन पहले क्लब खुला है और उस पर यह आदमी इतना इतरा रहा है कि रिहाना दी ग्रेट से पंगा लेने की हिम्मत की है। इसको पता नहीं है कि मेरी बैकिंग कितनी स्ट्रांग है। जब इसको पता चलेगा कि मेरे साथ कौन लोग हैं तो इसके पसीने छूट जाएंगे, तब यह मेरे पीछे माफ़ी मांगता हुआ दिखेगा। रेहाना कार्तिक से तो बदतमीजी कर ही रही थी, आर्यन के लिए भी आपसे तुम पर उतर आई थी, पर कार्तिक से पहले इस बार हिना ने रिहाना को कहा, और तुमको अंदाजा है कि तुम किसके सामने खड़ी हो। तुम्हारी बैंकिंग कितनी भी स्ट्रांग हो और तुम्हारे साथ कोई भी लोग हों, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे बॉस की आइडेंटिटी और कद इतना बड़ा है कि तुम्हारी जो भी बैकिंग है उसकी औकात हमारे बॉस के सामने चूहे बराबर भी नहीं होगी। हिना की बात पर रिहाना गुस्से से पागल हो गई और कार्तिक की तरफ उंगली उठाकर बोली, बहुत कुत्ते बिल्लियां पाल रखे हैं तुमने और इन पर इतराते फिर रहे हो। तुम्हारा तो वह हाल करूंगी कि तुम्हें मुंह छुपाने को जगह नहीं मिलेगी। रिहाना के ये कहने पर कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, भौंक तो इस वक्त तुम रही हो और मेरे लोग तुम्हें कुत्ते बिल्ली दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही कार्तिक ने ये कहा, रेहाना आग बबूला होकर कार्तिक पर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ी, पर वह कार्तिक तक पहुंचती इससे पहले ही उसने हवा में 2 चक्कर खाए और फिर वो धड़ाम नीचे पड़ी थी। उसके होंठ से खून निकल रहा था। वह कार्तिक तक पहुंचे इससे पहले ही मैगी ने उसको इतना जोरदार थप्पड़ मारा कि उसे दिन में तारे नजर आ गए। मैगी के एक थप्पड़ में ही उसका मुंह सूज गया था। रेहाना कुछ बोल पाती उससे पहले ही मैगी ने उसे कोल्ड ब्लडेड आंखों से देखते हुए कहा, अगर कार्तिक सर के लिए एक शब्द भी और मुंह से गलत निकाला तो यहीं पर जिंदा गाड़ दूंगी, एंड आई मीन इट। मैगी के रेहाना को थप्पड़ मारने के बाद क्लब में जैसे सन्नाटा छा गया। जिस रूम में कार्तिक उन सब के साथ मीटिंग कर रहा था उसकी खिड़कियों पर बड़े बड़े शीशे थे। बाहर से बातें सुनाई नहीं दे रही थी पर दिखाई सब दे रहा था। बहुत सारे लोगों ने देखा कि रेहाना को मैगी ने थप्पड़ मारा और वह जमीन पर पड़ी है। हर कोई अब हैरान था कि अंदर चल क्या रहा है। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि रेहाना को कोई इस तरह से थप्पड़ भी मार सकता है। लोग बाहर गॉसिपिंग कर रहे थे कि अंदर हो रहे झगड़े की क्या वजह हो सकती है। जो लोग रेहाना को पसंद करते थे उन्हें कार्तिक और उसके लोग गुंडे टाइप दिख रहे थे। लोग बाहर बातें बना रहे थे कि जरूर कार्तिक रेहाना को अपने क्लब में गाने के लिए फोर्स कर रहा होगा, रेहाना ने मना किया होगा, तभी उसके साथ इस तरह का सलूक किया जा रहा है। किसी ने कहा, रेहाना तो बहुत शॉर्ट टेम्पर है, हो सकता है उसने ही अंदर कोई बदतमीजी की हो, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। फिर भी बाहर बहुत सारे लोगों का यही मानना था कि वजह कोई भी हो, इस तरह उस पर हाथ कैसे उठाया जा सकता है। तब बाहर खड़े लड़कों में से कोई बोला, मैंने देखा था, पहले रेहाना ही आगे बढ़ी थी इस क्लब के जो बॉस है मिस्टर कार्तिक, उन पर हाथ उठाने के लिए, और जहां तक मुझे लगता है वह लंबी खूबसूरत सी जो दूसरी लड़की खड़ी है ना, वह मिस्टर कार्तिक की बॉडीगार्ड है।
उसने रेहाना पर इसलिए हाथ उठाया कि रेहाना मिस्टर कार्तिक को हिट करना चाहती थी। लोग बाहर जमकर गॉसिप कर रहे थे कि अंदर चल रहे सीन की वजह क्या हो सकती है। थप्पड़ पड़ने के बाद रेहाना अभी भी जमीन पर पड़ी थी। आर्यन भी सदमे में था कि चीजें किस तरीके से टन लेती जा रही है। मैगी की आंखें गुस्से में अभी भी जल रही थी। कार्तिक बिल्कुल शांत खड़ा था। उसके फेस पर अब कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। रेहाना थोड़ा सा नॉर्मल हुई तो उसने कार्तिक को कहा, तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जो तुमने किया है इतने सारे लोगों ने देखा है। मैं तुम लोगों पर फिजिकल असॉल्ट का केस करूंगी। मैं बहुत सारे सेक्शंस लगाऊंगी। मैं इस बात को ऐसे नहीं जाने दूंगी। मैं अपनी इस बेइज्जती का बदला जरूर लूंगी। तुम में से अब कोई भी नहीं बचेगा। आई एम टेलिंग यू, यू ऑल आर डेड नाउ। कार्तिक ने बहुत कैजुअल टोन में कहा, ओक, अगर तुम में दम है ना, तो अपनी बात को प्रूव करके दिखाना। और जो भी तुम्हारा बॉस है, माफिया डॉन या कोई बहुत बड़ा बिलियनियर, जाओ उसकी भी मदद ले लो। जो तुमसे हो सके कर लो। रेहाना इतना तो समझ गई थी कि कार्तिक कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। उसको मैगी के थप्पड़ के बाद अब इतना दर्द हो रहा था कि उससे बोला भी नहीं जा रहा था। वह उठी और रोती हुई बाहर निकल गई। वो जब क्राउड को क्रॉस करती हुई जा रही थी, तो लोगों की नज़रें उसे जिस तरह देख रही थी उसे लग रहा था जमीन फट जाए और वह उसमें समा जाए। वह तेजी से भागती हुई बाहर निकल गई। उसके बाहर जाने के बाद आर्यन ने कार्तिक को कहा, कार्तिक यह आपने ठीक नहीं किया, हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैगी ने आर्यन की बात का जवाब देते हुए कहा, हाथ सर ने नहीं उठाया, मैंने उठाया है। और मैंने कुछ गलत नहीं किया। मेरी ड्यूटी है सर को प्रोटेक्ट करना। अगर कोई भी उन पर फिजिकल असोल्ट करेगा तो मुझे रिटेलिएट करना ही था। रेहाना, कार्तिक सर को हिट करने की कोशिश नहीं करती तो मैं भी उस पर हाथ नहीं उठाती। मैगी की बात सुनकर आर्यन चुप हो गया। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने कार्तिक को कहा, मिस्टर कार्तिक, मेरे तीनों नए गाने आपके हुए, लेकिन मुझे 50 लाख नहीं चाहिए। जो जायज़ अमाउंट है मैं आपसे वही लूंगा, पर एक दिक्कत है। कार्तिक ने आर्यन को कहा, जो भी आपके मन में है खुलकर कहिए। अगर आप मेरे सिंगर्स का टेस्ट लेना चाहते हैं तो आप वह भी ले सकते हैं। आर्यन ने कार्तिक को कहा, आपका कॉन्फिडेंस देखकर एक बात तो मुझे समझ आ गई है कि आपके पास वाकई बहुत टैलेंटेड सिंगर होंगे। मेरी प्रॉब्लम यह नहीं है, मेरी प्रॉब्लम कुछ और है। कार्तिक ने आर्यन को कहा, बताइए क्या दिक्कत है। आर्यन ने कहा, अभी आपने जो रिहाना के साथ किया वह चुप नहीं बैठेगी। उसके पीछे वाकई बड़े लोग हैं। माइनिंग इंडस्ट्री के किंग हर्षद पटेल का नाम आपने सुना होगा। रिहाना इन दिनों मिस्टर हर्षद को डेट कर रही है। इसके सारे एल्बम्स भी वही स्पॉन्सर करते हैं। ये पक्का यहाँ से रोती हुई वहीं जाएगी। मिस्टर हर्षद कोई सीधे आदमी नहीं है। वह माइनिंग इंडस्ट्री की आड़ में बहुत कुछ करते हैं और इस बात से सब वाकिफ हैं, पर किसी भी डिपार्टमेंट में इतना दम नहीं है कि उनके ऊपर कोई चार्ज लगाकर हाथ डाल सकें। वो अनडिस्प्यूटेड किंग की तरह अपने सारे उल्टे काम बहुत शान से खुलेआम करते हैं। इस सब इंसिडेंट के बाद इस क्लब को तो वह शायद बंद करवा ही देंगे। मेरा भी म्यूजिक करियर पूरी तरह से तबाह कर सकते हैं। कार्तिक ने हिना की तरफ देखकर पूछा, कौन है यह मिस्टर हर्षद? जरा इनकी जन्म कुंडली तो निकालो, हम भी तो देखें कि ऐसा कौन है जो इतना दमखम रखता है कि मेरा क्लब बंद करवा देगा। हिना ने कार्तिक को कहा, सर मैं जानती हूँ इसको। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स और पॉलिटिशियंस के साथ हर्षद के कनेक्शन हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का हाई स्केल बिजनेस है। ये माइनिंग की आड़ में बहुत बड़ा स्मगलिंग बिजनेस चलाता है। उसी के बल पर इसने इतना टेरर क्रिएट किया हुआ है। पर सर, आपके मुकाबले इसकी हैसियत कुछ भी नहीं है। ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कार्तिक ने आर्यन की तरफ देखकर कहा, सुना अपने? आप जिसको लेकर इतना टेंस हैं, उसकी एग्जिस्टेंस मेरे सामने कोई मायने नहीं रखती। मेरी बैकग्राउंड का आपको अंदाजा नहीं है, इसलिए आप इतना परेशान हो रहे हैं। आर्यन ने कार्तिक से कहा, नहीं मिस्टर कार्तिक, बल्कि आपके लोगों को हर्षद की बैकग्राउंड का ठीक से अंदाजा नहीं है। वह रातों रात लोगों को गायब करवा देता है। उसकी दहशत इतनी है कि उसके खिलाफ किसी की रिपोर्ट करने की हिम्मत नहीं है।
उसने अनगिनत मर्डर करवाए हैं और लाशों का भी पता नहीं चला। बहुत लोग इन बातों को जानते हैं पर फिर भी किसी में हिम्मत नहीं कि उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन लेने की। मैं आपको ये गाने दे तो रहा हूँ पर मुझे यकीनन इस देश को कुछ समय के लिए तो छोड़कर जाना ही होगा, क्योंकि अभी रिहाना जिस तरह जाकर उसे भड़काने वाली है वो आदमी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। कार्तिक ने आर्यन की बात पर सरप्राइज होते हुए कहा, आपको लगता है कि मुझे गाने बेच देने के बाद आपकी जान को खतरा है, फिर भी आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं? आर्यन ने कार्तिक को बोला, सेल्फ रिस्पेक्ट तो मुझे जान से भी प्यारी है मिस्टर कार्तिक। रेहाना का एटीट्यूड देखकर उसको अपनी कंपोजिशन देने का तो अब सवाल ही नहीं उठता था। कार्तिक आर्यन की बात सुनकर कुछ देर सोच में पड़ गया। फिर उसके बाद कार्तिक ने आर्यन को एक ऐसी ऑफर दी कि आर्यन शॉक्ड रह गया। म्यूजिक कंपोजर आर्यन ने अपने गाने रेहाना को देने से मना कर दिया था। रेहाना अपनी इंसल्ट होने के बाद कार्तिक के क्लब से रोती हुई चली गई थी। उसके जाने के बाद आर्यन टेंस था। आर्यन ने कार्तिक को बताया कि रेहाना इन दिनों माइनिंग इंडस्ट्री के हर्षद पटेल को डेट कर रही है। वही इसके सारे एल्बम भी स्पॉन्सर करता है। रेहाना जरूर अब उसके पास जाएगी। आर्यन को डर लग रहा था कि इसका नतीजा बहुत बुरे होने वाला है। हिना ने कार्तिक को बताया कि हर्षद पटेल माइनिंग बिजनेस की आड़ में 2 नंबर के काले धंधे भी करता है। आर्यन को लग रहा था कि रेहाना को अफेंड करने के लिए हर्षद उसे अब जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने कार्तिक को कहा, मेरा कुछ समय के लिए अब इस देश को छोड़ देना ही सही है। कार्तिक ने उसे समझाया कि कार्तिक के सामने हर्षद पटेल जैसों की कोई हैसियत नहीं है। कार्तिक ने आर्यन को कहा, आप अब से मेरी प्रोटेक्शन में हैं। आपको अब किसी से डरने की जरूरत नहीं। पर आर्यन के चेहरे से लग रहा था कि उसे कार्तिक की बातों पर यकीन नहीं है। उसके चेहरे पर अभी भी बहुत मायूसी छाई थी। उसे इस तरह देखकर कार्तिक ने कहा, मुझे शो ऑफ करना पसंद नहीं पर आपका डर निकालना बहुत जरूरी है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। आपने मित्तल एम्पायर का नाम तो सुना होगा। आर्यन ने कंफ्यूज होते हुए कहा, हाँ, उनके बारे में कौन नहीं जानता होगा। वो लोग तो वर्ल्ड की टॉप फैमिलीज में आते हैं, बहुत पावरफुल हैं। और शायद वर्ल्ड की टॉप 3 रिचेस्ट फैमिलीज में से भी एक हैं। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, एग्जैक्टली, उसी मित्तल एम्पायर का प्रेजेंट हेड मैं हूँ। आर्यन बुरी तरह शॉक्ड होकर बोला, क्या तुम, मतलब आप मित्तल परिवार से? कार्तिक ने आगे कहा, कुछ समय पहले मेरे फादर की डेथ हो गई थी, इसलिए बहुत अर्ली एज में मेरे ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। अब मित्तल एम्पायर का हेड में ही हूँ, और ये तो आप जानते ही होंगे कि वर्ल्ड में मेरी फैमिली की क्या स्टैंडिंग है। इसलिए आपके सारे डर बेमानी है। आप निश्चिंत हो जाए, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आर्यन सदमे में था, उसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था। उसने कार्तिक से कहा, आप सच बोल रहे हैं? आप वाकई मित्तल एम्पायर के वारिस हैं? इस बार कार्तिक ने बहुत सीरियस टोन में कहा, मैं कभी झूठ नहीं बोलता मिस्टर आर्यन। और मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में किसी में भी इतनी हिम्मत है कि वह खुद को मित्तल परिवार का वारिस प्रिटेंड कर सके, क्योंकि इस तरह का झूठ जीने की कोशिश करना भी उसके लिए यकीनन जानलेवा होगा। आर्यन समझ गया कि वह वाकई मित्तल परिवार के वारिस के सामने बैठा है। उसने एक गहरी सांस खींचते हुए कहा, ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस। मैं द ग्रेट मित्तल एम्पायर के हेड के सामने बैठा हूँ। अब समझा कि आपको हर्षद पटेल के नाम से कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा, या रिहाना पर आपने जरा भी ध्यान क्यों नहीं दिया। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए आर्यन को जवाब दिया, मेरे आगे उन लोगों की कोई औकात नहीं है। एनीवेज, मेरे पास आपके लिए एक और ऑफर है। आर्यन बहुत खुश था। आखिर वो दुनिया की टॉप रिच फैमिली के वारिस कार्तिक मित्तल के सामने बैठा था। कार्तिक की बात पर उसने बहुत एक्साइटेड होकर पूछा, कैसी ऑफर? कार्तिक ने आर्यन को कहा, मैंने रिसेंटली एक एंटरटेनमेंट कंपनी स्टार्ट की है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। मैं आपको मेरी कंपनी में ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करता हूँ।
अगर आप मेरी कंपनी ज्वाइन करते हैं तो मेरी कंपनी के प्राइम रॉयल कंपोजर आप रहेंगे। मेरे आर्टिस्ट्स को पॉलिश करने की जिम्मेदारी भी आपकी होगी। मैं आपको 5 करोड़ सालाना की फिक्स सैलरी दूंगा, उसके अलावा आपके गानों के लिए अलग से। कार्तिक की ऑफर सुनकर आर्यन स्टन्ड रह गया। उसने आज तक एक फ्रीलांस की तरह ही काम किया था, इंडिपेंडेंट कंपोजर। उसने कभी भी किसी भी म्यूजिक हाउस के अंदर नौकरी नहीं की थी। कार्तिक आर्यन को 5 करोड़ ऑफर कर रहा था, जो बहुत बड़ी रकम थी। इसके अलावा मित्तल एम्पायर की किसी भी कंपनी में प्राइम रॉयल कंपोजर की तरह काम करना बहुत गर्व की बात थी। आर्यन कुछ देर कार्तिक को हैरानी से देखता रहा, फिर एकदम से बोला, यस बॉस। Whatever you say। कार्तिक आर्यन के इस तरह यस बॉस बोलने पर खिलखिलाकर हंस दिया। कार्तिक ने आर्यन को कहा, नहीं, आपको मुझे बॉस कहने की कोई जरूरत नहीं। मेरे साथ काम करने वाले सब मेरे दोस्त ही हैं। आज से आप भी मेरे दोस्त हुए। वेलकम टू माय कंपनी। आप जैसे कंपोजर के आने से यकीनन हमारी कंपनी बहुत फ्लोरिश करेगी। साशा ने इस डील पर खुश होते हुए गिलास हाथ में उठाया और बोली, चीयर्स। आज की मीटिंग का इतना खूबसूरत रिजल्ट निकलेगा ये तो हमने सोचा ही नहीं था। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ अस। आर्यन के एंटरटेनमेंट कंपनी ज्वाइन करने से साशा बेहद खुश थी। वह जानती थी कि आर्यन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड है। आज तक कितने म्यूजिक हाउसेस ने कोशिश की कि आर्यन उनके लिए काम करे, पर आर्यन ने कभी किसी के अंडर काम करने के लिए हाँ नहीं की। इन दिनों म्यूजिक इंडस्ट्री में उसको गॉड ऑफ म्यूजिक कहा जाता है। अब जब आर्यन ने उनके साथ काम करने की हाँ कर दी थी तो साशा को साफ दिखाई दे रहा था कि उसकी कंपनी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। नील के साथ मिलकर उसने भी इस कंपनी के लिए अब बहुत बड़े सपने देख डाले थे। मीटिंग हॉल के बाहर जैसे ही यह न्यूज़ स्प्रेड हुई कि आर्यन ने इस क्लब और इस एंटरटेनमेंट कंपनी को ज्वाइन किया है, बाहर खड़े लड़के लड़कियों सब सरप्राइज रह गए। सब तरफ यही बात थी कि आर्यन जो हमेशा इंडिपेंडेंट काम करता था, उसने यह एंटरटेनमेंट कंपनी कैसे ज्वाइन कर ली। बाहर बातें बनाई जा रही थी कि पास्ट में उसको बड़े म्यूजिक हाउसेस ने करोड़ों की सैलरी ऑफर की थी, पर उसने तब भी मना कर दिया था। भीड़ में से एक लड़का बोला, मेरे अंकल एम सीरीज में काम करते हैं। उन्होंने बताया कि आर्यन को उन्होंने करोड़ों की सैलरी और बहुत सारे बेनिफिट्स भी ऑफर किए थे। उसने तब भी मना कर दिया था, फिर आज कैसे हाँ कर दी। पास खड़ी लड़की ने कहा, मिस्टर कार्तिक, जो इस क्लब के और उस न्यू एंटरटेनमेंट कंपनी के बॉस हैं, वो जरूर एक्सेप्शनली टैलेंटेड हैं, वरना आर्यन को ऐसे कौन कन्विंसेस कर सकता था। तभी भीड़ में से कोई बोला, एग्जैक्टली, कुछ तो इनके बॉस में बात है। और मुझे लगता है पैसा भी बहुत दिया होगा, वरना मैंने तो सुना है आर्यन न्यूकमर्स के साथ काम ही नहीं करता। वो सिर्फ पॉलिश्ड सिंगर्स ही अपनी कंपोजिशंस के लिए सिलेक्ट करता है। जहां तक मुझे पता है, इस नई एंटरटेनमेंट कंपनी में तो जितने आर्टिस्ट हैं, सब नए हैं। बाहर जो लड़के लड़कियां बात कर रहे थे, ये सब कुछ सच था। आर्यन ने पास्ट में कभी भी न्यूकमर्स के साथ काम नहीं किया था। अंदर कार्तिक आर्यन से आगे की बात कर रहा था। डील के बाद कार्तिक ने आर्यन से स्ट्रेट अवे पूछा, आपकी जो 3 नए कंपोजिशन हैं, उनको फ्लो पर लाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट हैं? आर्यन ने कार्तिक को बताया, मैं इस बार रिहाना के साथ काम करने के लिए इसलिए भी श्योर नहीं था क्योंकि इस बार की कंपोजिशन सिंगल सिंगर के हिसाब से नहीं की गई हैं। एटलीस्ट 3 सिंगर्स चाहिए, और रिहाना में इतना घमंड है कि वह शेयरिंग जैसी चीज पर तो बिलीव ही नहीं करती। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो कमाल का कोइंसिडेंस हो गया। अभी तक हमारी कंपनी ने 3 सिंगर्स ही एनरोल किए हैं। मैं आपको तीनों से मिलवाता हूँ, पर अगर वो आपके सॉन्ग के लिए फिट नहीं हो तो बेशक आप उनको रिजेक्ट कर दीजिएगा। आप उनका टेस्ट ले लीजिए। अगर वह अपना टेस्ट क्लियर करते हैं तभी आप उन्हें अपने गाने के लिए सिलेक्ट कीजिएगा। रिद्धिमा और राधिका दोनों मीटिंग रूम से बाहर थी। बाहर उन्होंने भी सुन लिया था कि आर्यन ने इस एंटरटेनमेंट कंपनी को ज्वाइन कर लिया है। इस न्यूज़ से राधिका तो बहुत हैरानी थी।
वह सोचने लगी कि वह कितनी खुशकिस्मत है। कहाँ तो वो एक पब में मामूली से सिंगर थी, कार्तिक ने उसे इस क्लब और एंटरटेनमेंट कंपनी का हिस्सा बनाया, और अब वह आर्यन जैसे इतने बड़े म्यूजिक कंपोजर के साथ काम कर पाएगी। उधर रिद्धिमा के दिमाग में तो अलग ही स्कीम चल रही थी। वो सोच रही थी कि अगर कार्तिक आर्यन जैसे बड़े म्यूजिक कंपोजर स्टार्टिंग में ही हायर कर रहा है तो आगे तो कंपनी की ग्रोथ के लिए क्या क्या नहीं किया जाएगा। पर रिद्धिमा अपनी ही प्लानिंग में थी। कियारा को देखकर वह समझ गई थी कि कार्तिक के साथ उसका कोई चांस नहीं है। अब वो आर्यन के लिए सोचने लगी कि आर्यन बहुत हैंडसम है, अगर वह उसको इम्प्रेस करने में कामयाब रही तो उसकी म्यूजिक करियर के लिए ये बहुत सही हो जाएगा। राधिका और रिद्धिमा दोनों अपने अपने ख्यालों में खोई थी जब हिना ने उन्हें आकर कहा कि उन दोनों को कार्तिक ने अंदर मीटिंग रूम में बुलाया है। ये सब कुछ जो हो रहा था कियारा को तो इसकी खबर ही नहीं थी। कियारा अपनी परफॉर्मेंस के बाद ऊपर कंपनी के ऑफिस में थी। राधिका और रिद्धिमा जब मीटिंग रूम में आर्यन से मिलने आए तो उनसे अपनी खुशी छुपाई नहीं जा रही थी। राधिका तो आर्यन को देखकर एकदम चुप हो गई, वह बस एकटक आर्यन को देखे जा रही थी। दूसरी तरफ रिद्धिमा आर्यन को देखते ही नॉनस्टॉप बोलना शुरू हो गई कि सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, फलाना ढिकाना, और भी ना जाने क्या क्या बोलती गई। उन दोनों को देखकर आर्यन सोच में पड़ गया कि नो डाउट दोनों खूबसूरत हैं, पर खूबसूरती का सिंगिंग टैलेंट से कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि कार्तिक कह रहा है, अगर उसे अपनी कंपोजिशन के लिए यह नहीं पसंद आई तो उसे इन्हें रिजेक्ट करना पड़ेगा। पर ऐसा ना हो कि कार्तिक तब ऑफेंडेड फील करें, क्योंकि यह कहना बहुत आसान है कि अपने हिसाब से काम करना, पर जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो बॉस की एक्सपेक्टेशन होती ही है कि उसके खास लोगों को आप प्रेफरेंस दें। आर्यन ने कार्तिक से पूछा, क्या आपने कोई म्यूजिक स्टूडियो इस बिल्डिंग में बनाया हुआ है? आर्यन के सवाल पर इस बार राधिका ने जवाब दिया, यस सर। क्लब में म्यूजिक क्लासेस भी होती हैं, इसलिए एक म्यूजिक स्टूडियो हमने सेट किया हुआ है। मैं वहाँ स्टूडेंट के साथ प्रैक्टिस सेशन कंडक्ट करती हूँ। इस तरह उन्हें सिखाने के बहाने मेरी भी प्रैक्टिस रेगुलर रहती है। आर्यन ने राधिका से इम्प्रेस होते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। किसी भी सिंगर के लिए रेगुलर प्रैक्टिस मस्ट है। क्या हम उस म्यूजिक रूम में चल सकते हैं? मेरी जो लेटेस्ट कंपोजिशन है, मैं चाहता हूँ कि आप दोनों उसका एक एक पार्ट मुझे गाकर सुना दें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग उस गाने को सूट भी करते हैं कि नहीं। आर्यन ने अपने स्लिंग बैग से अपने म्यूजिक नोट्स निकालते हुए कार्तिक को कहा, आपके म्यूजिक स्टूडियो चलते हैं। एक छोटा सा टेस्ट आप सबकी प्रेजेंस में ही कंडक्ट कर लेते हैं। आर्यन के म्यूजिक नोट्स देखकर रिद्धिमा ने सरप्राइज होकर कहा, आप अपने म्यूजिक नोट्स साथ लेकर चलते हैं। आर्यन उसकी बात पर हंसते हुए बोला, नहीं जनरली तो ऐसा नहीं होता, बट शायद आज गॉड को पता था कि आप लोग मिलने वाले हो और मुझे इस तरह एक अर्जेंट म्यूजिक सेशन कंडक्ट करना पड़ेगा। आर्यन के मजाक पर सब खिलखिलाकर हंस दिए। राधिका मन ही मन एक बार फिर भगवान को थैंक यू बोलने लगी। आखिर देश के इतने बड़े म्यूजिक कंपोजर आर्यन की गाइडेंस में उसे सीखने को मिल रहा था। वो सब जब म्यूजिक रूम की तरफ जाने लगे तो कार्तिक ने राधिका और रिद्धिमा से कहा, ट्राई टू गिव योर बेस्ट। और मिस्टर आर्यन, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपके सॉन्ग को इनकी वॉइस सूट न करें तो आप बिल्कुल प्रेशर मत लीजिएगा। अब तो आप इस कंपनी के लिए काम कर ही रहे हैं, इन दोनों के लिए फ्यूचर में कोई ना कोई सॉन्ग आपकी तरफ से आएगा ही। आर्यन कार्तिक की बात पर मुस्कुरा दिया। आर्यन कार्तिक का इशारा समझ गया था। एक तरफ तो कार्तिक ने उसे ये कहकर लिबर्टी दी कि वह चाहे तो इन गानों में इन दोनों का ना लें, पर साथ साथ ये भी जता दिया कि फ्यूचर में फिर आर्यन को इन दोनों के लिए भी कंपोजिशन इनके वॉइस टेक्सचर के हिसाब से तैयार करनी ही है। वो लोग म्यूजिक रूम की तरफ जा ही रहे थे कि कियारा भी ऊपर से नीचे उतर आए। कियारा की नज़र जैसे ही म्यूजिक कंपोजर आर्यन पर पड़ी, वह ठिठक कर रुक गई। आर्यन के वहां होने का उसे कोई आइडिया नहीं था।
उसे तो रिहाना ने जो हंगामा किया उसके बारे में भी कुछ खबर नहीं थी। उसकी परफॉर्मेंस के बाद उसके सिर में दर्द हो रहा था। वह मेडिसिन लेकर ऊपर ऑफिस में आराम कर रही थी। कार्तिक ने कियारा को आर्यन से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहा, मिस्टर आर्यन, ये कियारा है, हमारी कंपनी की लीड सिंगर। जब कार्तिक ने कियारा को लीड सिंगर कहकर इंट्रोड्यूस कराया तो रिद्धिमा का मुंह चढ़ गया। कियारा तो एक्साइटमेंट के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वह आर्यन की बहुत बड़ी फैन थी। जब कार्तिक ने बताया कि अब से आर्यन हमारे साथ काम करेंगे तो कियारा शॉक रह गई। कार्तिक ने कियारा को कहा कि वह सब लोग म्यूजिक रूम जा रहे हैं। मिस्टर आर्यन ने कुछ नए कंपोजिशंस तैयार किए हैं। वह देखना चाहते हैं कि क्या हमारे पास ऐसा टैलेंट है जो उनकी कंपोजिशंस के साथ जस्टिस कर सके। कार्तिक की बात सुनकर कियारा एकदम घबरा गई। उसने कार्तिक को कहा, मैं बहुत नर्वस महसूस कर रही हूँ। इनके लिए गाना तो सपने जैसा है। इस वक्त तो मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं इनके सामने 2 लाइन भी गा पाऊंगी। कार्तिक ने सबके सामने उसे हग करते हुए कहा, मुझे यकीन है कि तुम बहुत अच्छा गाओगी। जस्ट रिलैक्स। रिद्धिमा, कार्तिक और कियारा को इस तरह देखकर एक बार फिर जेलेसी से भर गई। आर्यन भी समझ गया कि कियारा कार्तिक के लिए बहुत स्पेशल है। आर्यन सोच में पड़ गया कि ऐसा ना हो उसे कियारा को रिजेक्ट करना पड़े। ये बात कार्तिक को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। आर्यन को लगा जैसे आज उसने ये कंपनी ज्वाइन की है, हो सकता है आज ही उसका आखिरी दिन भी हो, क्योंकि वह अपने काम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। उसने डिसाइड कर लिया कि अगर उसे कियारा की आवाज़ पसंद नहीं आए तो वो उसे रिजेक्ट कर देगा। म्यूजिक रूम में आर्यन ने अपनी कंपोजिशन के नोट्स उन तीनों के साथ शेयर किए और एक एक करके तीनों को गाने के लिए कहा। सबसे पहले राधिका ने गाया, फिर रिद्धिमा ने और आखिर में कियारा ने। उन सब की परफॉर्मेंस के बाद स्टूडियो में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। सब आर्यन की तरफ देख रहे थे, पर आर्यन के चेहरे पर तो बिल्कुल अलग ही एक्सप्रेशन थे। आर्यन अपनी नई कंपोजिशन के साथ कार्तिक के म्यूजिक स्टूडियो में था। हर कोई उसकी नई कंपोजिशन को सुनने के लिए बहुत उतावला था। आर्यन ने वहां मौजूद म्यूजिशियंस के साथ जब अपनी धुन को प्ले किया तो हर कोई मेस्मराइज रह गया। आर्यन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ हमेशा नए प्रयोग करता था और इस बार तो उसने कमाल कर दिया था। उसकी ये नई कंपोजिशन जितनी सुंदर थी, सिंगर्स के लिए उतनी ही जटिल थी। राधिका, रिद्धिमा और कियारा उस कंपोजिशन को सुनकर जितना खुश हुई, उतना ही नर्वस भी हो गई। उसके बाद आर्यन ने उन तीनों को उस कंपोजिशन का एक एक पैराग्राफ गाने के लिए दिया। कुछ देर की प्रिपरेशन के बाद उन तीनों ने एक एक करके अपनी परफॉर्मेंस दी। आर्यन बहुत ध्यान उन तीनों को देख सुन रहा था। परफॉर्मेंस के बाद सब आर्यन की तरफ देख रहे थे। आर्यन बिल्कुल चुप बैठा था। जब आर्यन खुद से कुछ नहीं बोला तो कार्तिक ने आर्यन से पूछा, मिस्टर आर्यन, आपको मेरे आर्टिस्ट्स की परफॉर्मेंस कैसी लगी? आर्यन ने कार्तिक से कहा, आई होप कि मेरे फीडबैक को यहाँ पर पॉजिटिवली लिया जाएगा। कार्तिक ने आर्यन को बोला, यकीनन, आप फ्रीली अपनी ओपिनियन दीजिए आर्यन। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मैटर करता है। आप बहुत सीनियर और एक्सपीरियंस्ड हैं। ये लोग तो अभी सीख ही रहे हैं, तो गलतियां होनी तो नेचुरल है। कार्तिक की बात पर आर्यन ने कहा, बिल्कुल यही बात मैं कहना चाहता हूँ। हालांकि इन तीनों का वॉइस टेक्सचर बहुत अच्छा है, स्पेशली कियारा का। नो डाउट आपने उसे अपनी कंपनी का लीड सिंगर कहा, वह ये टाइटल डिजर्व करती है। पर एक फैक्ट ये भी है कि इन सब की आवाज़ में अभी बहुत इमेच्योरिटी है। इन सब को बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा। इनको पॉलिश करने के लिए मुझे इनके साथ अच्छा खासा टाइम डिवोट करना होगा। पर यह कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर इनकी सीखने में दिलचस्पी है तो मुझे इन्हें सिखाकर बहुत खुशी होगी। इन तीनों की आवाज़ में प्योरिटी है, एक नयापन है। कियारा को क्लासिक म्यूज़िक की बहुत अच्छी समझ है, यह मैंने देख लिया है। मेरी जो नई कंपोजिशन है उसके लिए तीनों एकदम फिट है।
आर्यन ने जब ये कहा तो उन तीनों के चेहरे खुशी से खिल गए। हालांकि कियारा की इतनी तारीफ से रिद्धिमा बहुत जलन फील कर रही थी। रिद्धिमा ने महसूस कर लिया था कि आर्यन का झुकाव भी कियारा की तरफ ज्यादा है और यह बात उसको इरिटेट कर रही थी। आर्यन ने जब तीनों सिंगर्स को अप्रूव कर दिया तो कार्तिक भी मुस्कुरा दिया। कार्तिक ने आर्यन से कहा, आप जब चाहे और जैसे चाहे इनकी ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। अब तो एंटरटेनमेंट कंपनी के म्यूजिक विंग के आप ही सब कुछ है। यू आर द बॉस। कार्तिक की बात पर आर्यन हंस दिया और बोला, बॉस जैसा तो कुछ नहीं बनना मुझे। और जैसा कि आपने भी कहा था, फ्रेंड्स की तरह काम करना ज़्यादा अच्छा है। वो बात अलग है कि म्यूजिक को लेकर मैं बहुत डिसिप्लिन्ड और स्ट्रिक्ट हूँ। अच्छा मिस्टर कार्तिक, मेरा एक सजेशन है, अगर आप लोग उसको एग्री करें तो। कार्तिक ने कहा, आप खुद को चाहे बॉस ना माने पर आपको यहाँ के डिसीजन लेने का अब फुल राइट है। बताइए आप क्या चाहते हैं। आर्यन ने कहा, मैं सोच रहा हूँ कि इस एल्बम को एक बैंड के थ्रू लाया जाए। दरअसल ये जिस फील का गाना है और जिस तरह के इंस्ट्रूमेंट मैंने इसके बैकग्राउंड में यूज़ किए हैं, यह एक बैंड सेटिंग के साथ ही परफेक्ट पिच पर लोगों को अट्रैक्ट कर सकेगा। आर्यन की बात सुनकर रिद्धिमा, कियारा, राधिका सबका चेहरा उतर गया। कार्तिक भी हैरान रह गया। आर्यन ने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि यह तीनों उसकी नई कंपोजिशन को सूट करती हैं, और अब सडनली उसने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। अब वह चाहता है कि उसकी कंपोजिशन किसी बैंड के थ्रू आए। कार्तिक ने सरप्राइज होते हुए आर्यन से पूछा, पर आर्यन अभी आपने कहा था कि यह तीनों आपकी कंपोजिशन के लिए आपको सही लगी, फिर अचानक आपने अपना डिसीजन कैसे बदल दिया। कार्तिक की बात पर आर्यन चौंका और बोला, अरे नहीं नहीं, आप लोग मेरी बात का गलत मतलब ले गए। मैं किसी और बैंड के थ्रू अपने गाने को रिलीज करने की बात नहीं कर रहा। मैं तो चाहता हूं कि यह तीनों मिलकर एक बैंड फॉर्म करें, फिर सिर्फ यही कंपोजिशन नहीं बल्कि कुछ और कंपोजिशंस मिलाकर एक पूरा एल्बम तैयार करें, जिसके सारे गाने इस बैंड के थ्रू आए। आर्यन की बात ने सबको बुरी तरह से हैरान कर दिया। आर्यन उन तीनों को बैंड बनाने को कह रहा है, ऐसा तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। वह तीनों कभी एक दूसरे की शक्ल देखती तो कभी कार्तिक की। कार्तिक को भी एकदम से समझ नहीं आया कि वह क्या रिएक्ट करे। फिर कार्तिक बहुत खुश होता हुआ बोला, आई थिंक ये फैंटास्टिक आइडिया है। आर्यन आप जीनियस है, इतनी दूर का आप ही सोच सकते थे। कार्तिक की बात पर आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर यह बात तय रही कि इस एंटरटेनमेंट कंपनी के थ्रू हम सबसे पहले जो एल्बम लाएंगे, ये तीनों सिंगर उससे डेब्यू करेंगी। ये चाहे तो अपने बैंड के लिए अपने नाम चेंज भी कर सकती हैं। हाँ, पर बैंड का नाम क्या रखा जाएगा ये जरूर हम सबको मिलकर सोचना पड़ेगा। आर्यन की बात पर कार्तिक ने रिद्धिमा, कियारा और राधिका की तरफ देखा। वे तीनों आर्यन की बात सुनकर बहुत एक्साइटेड दिखाई दे रही थी। सबसे पहले रिद्धिमा बोली, सुपर्ब, ये तो कमाल का आइडिया है। मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरा एक बैंड हो। दिल्ली आते ही मेरे सपने यूं पूरे होंगे ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा था। कियारा ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हम तीनों के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप हमें यूं ही गाइड करते रहेंगे तो आई एम श्योर हम तीनों के फ्यूचर के लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगा। कार्तिक ने भी कियारा की बात पर खुशी जाहिर करते हुए कहा, बस तो फिर ठीक है। मिस्टर आर्यन की गाइडेंस में तुम लोग खूब मेहनत करो, जी जान लगा दो। उसके बाद इस एल्बम के साथ हम म्यूजिक वर्ल्ड में एक धमाकेदार एंट्री करेंगे। आर्यन ने कार्तिक को कहा, बैंड का नाम भी तो सोचिए मिस्टर कार्तिक। कार्तिक ने आर्यन को बोला, बैंड का आइडिया आपका है, नाम भी आप ही बता दीजिए। आर्यन ने मुस्कुराते हुए बोला, तीनों परियों जैसी खूबसूरत हैं, आवाज में भी पंखों की सरसराहट सी कोमलता है, तो क्यों ना हम इस बैंड का नाम एंजल्स ऑफ ड्रीम रखें। आर्यन की बात सुनकर सब अवाक रह गए। रिद्धिमा ने कहा, ओ माय गॉड, इतना खूबसूरत नाम, इस लेवल का नाम मैं तो कभी नहीं सोच पाती।
कियारा ने भी आर्यन को बोला, ये सचमुच बहुत सुंदर नाम है। एंजल ऑफ ड्रीम्स। हम एंजल्स हैं कि नहीं ये तो नहीं पता, पर आर्यन सर, आप जरूर हमारे एंजल बनकर आए हैं, जो हमारे ड्रीम्स को पूरा कर रहे हैं। आर्यन कियारा के बात पर मुस्कुरा दिया। राधिका सब कुछ चुपचाप देख सुन रही थी। वह तो ऐसे खोई हुई थी जैसे किसी सपने में हो। उसको तो अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं आ रहा था। पब में गाने वाली एक मामूली सिंगर से आज वो एक प्रेस्टीजियस बैंड का हिस्सा बन रही थी। कार्तिक की म्यूजिक स्टूडियो का माहौल बहुत खुशनुमा था। सबको जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई थी। कार्तिक को अपनी एंटरटेनमेंट कंपनी के लिए एक वर्ल्ड क्लास कंपोजर मिल गया था। राधिका, रिद्धिमा और कियारा को इतने ब्रिलियंट कंपोजर से सीखने की लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। और आर्यन के लिए भी ये डील बहुत प्रॉफिटेबल थी। उसको पैसे तो डबल मिल ही रहे थे। यहाँ के सिंगिंग टैलेंट को देखकर भी वो बहुत खुश था, पर इस खुशनुमा माहौल के बिल्कुल उलट किसी और ऑफिस में नज़ारा कुछ और ही था। रिहाना हर्षद पटेल के ऑफिस में जोर जोर से रोती हुई चिल्ला रही थी। हर्षद, उन लोगों ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की। उन्होंने आर्यन को मजबूर कर दिया कि वह अपने गाने उन लोगों को बेच दें। और वो आर्यन भी उनकी बातों में आ गया। मैंने रोकने की कोशिश की तो उन लोगों ने मेरी बहुत इंसल्ट की, मुझ पर हाथ भी उठाया। तुम्हारे होते हुए उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत की हर्षद। एंड यू नो व्हाट, मैंने उनको बोला भी कि मेरी इंसल्ट करना तुम्हारी इंसल्ट करने के बराबर है। पर उनको तुम्हारे नाम से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। वह एरोगेंट कार्तिक बोलता कि तुम्हारे जैसे 36 फिरते हैं और तुम्हारी उसके आगे कोई औकात नहीं है। हर्षद, तुम उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ना, खासकर उस कार्तिक मित्तल को। मुझे उसकी डेड बॉडी चाहिए। तुम्हें मेरे लिए ये करना ही होगा, बल्कि हमारे लिए ये करना होगा। उसने तुम्हारी भी तो इंसल्ट की है। सामने सोफे पर हर्षद पटेल बैठा हुआ रिहाना के टैंट्रम्स देख रहा था। रिहाना उसे डेट जरूर कर रही थी, पर रिहाना के बारे में वह अच्छी तरह जानता था कि वह किस तरह की लड़की है। उसे बहुत अच्छे से पता था कि रिहाना बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर बोल रही होगी और इसमें से आधी बातें यकीनन झूठी होंगी। पर एक बात को लेकर हर्षद भी हैरान था। उसने रिहाना से पूछा, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्लब जैसी मामूली जगह पर आर्यन काम करने को तैयार कैसे हो गया? ये तो बहुत हैरानी की बात है। उस आदमी में तो अपने काम को लेकर ऐसा एटीट्यूड है कि नाक पर मक्खी नहीं बैठने देता। अचानक से ऐसा क्या हो गया जो एक छोटे से क्लब के लिए हाँ कर दी? रेहाना ने हर्षद को कहा, वो सिर्फ कल्चरल क्लब नहीं है। वह आदमी कार्तिक बहुत एम्बिशियस है। उसने अभी रिसेंटली कोई एंटरटेनमेंट कंपनी भी शुरू की है। उसने उसी में काम करने का लालच आर्यन को दिया। मेरे सामने 10 लाख की कीमत वाले गाने के सीधे 50 लाख ऑफर किए। इतनी बड़ी रकम सुनकर वह आर्यन भी लार टपकाने लगा और उसकी साइड हो गया। एंड यू नो हर्षद, मैंने उनको बोला भी कि जो वह कर रहे हैं इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। मैंने बताया कि मैं और तुम साथ काम करते हैं, तुम उन्हें छोड़ोगे नहीं। तो पता है वह कार्तिक क्या बोला? कहता, मैं किसी हर्षद वर्षद किसी से नहीं डरता। जाओ जिस मर्जी को ले आओ। हर्षद कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, कार्तिक मित्तल। ये नाम कुछ सुना सुना सा है, पर ठीक से याद नहीं आ रहा कहाँ। एनीवेज मुझे कुछ दिन के लिए अभी अपने होम टाउन जाना है। मैं वापस आकर देखता हूँ कि यह कार्तिक मित्तल चीज़ क्या है। हर्षद की बात सुनकर रेहाना का मुंह उतर गया। उसे तो लगा था कि रेहाना की बातें सुनकर हर्षद गुस्से में आग बबूला हो जाएगा। उसने इसलिए ही इतना बढ़ा चढ़ाकर हर्षद को भड़काया था कि कार्तिक हर्षद के लिए उल्टा सीधा बोल रहा है। वह चाहती थी कि हर्षद अभी फौरन उसकी इंसल्ट का बदला लेने के लिए कुछ करे। लेकिन हर्षद ने तो बहुत कोल्ड बिहेव किया, जैसे उसे ये सब सुनकर कोई खास फर्क ही नहीं पड़ा। रेहाना कुछ देर चुप रही और फिर बोली, होम टाउन जा रहे हो? कितने दिन में आओगे? हर्षद ने कहा, तकरीबन 20 दिन तो लग ही जाएंगे। जरूरी काम है।
रेहाना सोफे पर उसके बहुत नज़दीक बैठकर उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां फिराती हुई बहुत अदा से बोली, डार्लिंग क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं चल। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि हर्षद ने उसका हाथ पीछे झटकते हुए कहा, रेहाना, अपनी लिमिट क्रॉस मत करो। जो चीजें नहीं हो सकती उनके बारे में बोलना और सोचना बेवकूफ़ी है। हर्षद की टोन इतनी बोन चिलिंग थी कि रेहाना अंदर तक कांप गई। उसने फौरन बात को बदलते हुए कहा, मैं बस तुम्हें मिस करूंगी इसलिए ऐसा कहा। आई एम सॉरी। हर्षद उसे इग्नोर करता हुआ उसके पास से उठ गया और कुछ जरूरी फ़ोन कॉल्स करने लगा। वहाँ कल्चरल क्लब में पार्टी ओवर हो चुकी थी। सब एक दूसरे को गुड बाय कह रहे थे। कार्तिक आर्यन को बाहर तक छोड़ने आया। आर्यन ने जाते जाते कार्तिक को कहा, कार्तिक, मैं जानता हूँ कि आपकी फैमिली बहुत पावरफुल है, पर अगर कोई धोखे से वार करे तो उससे बचना बहुत मुश्किल होता है। मेरी सजेशन है कि आप थोड़े समय केयरफुल रहें। वह हर्षद किसी भी लेवल तक गिर सकता है। मैं आपको उसकी एक आदत बताना चाहता हूँ। वो इमीडिएट किसी पर वार नहीं करता। वो स्ट्रेटेजिकली प्ले करने पर ज़्यादा यकीन रखता है। हो सकता है वह कुछ टाइम चुप बैठे और फिर कोई फुल प्रूफ प्लान बनाकर आप पर अटैक करे। वह इंसान जितना डेंजरस है उतना ही अनप्रेडिक्टेबल भी है। कार्तिक ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगा। इनफैक्ट आपकी सेफ्टी भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। उसकी परछाई भी आप तक नहीं पहुंच पाएगी। कार्तिक की बात पर आर्यन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और अपनी कार की तरफ बढ़ गया। आर्यन के जाने के बाद हिना ने कार्तिक को कहा, सर, मिस्टर आर्यन हर्षद के बारे में जो कुछ भी कह रहे थे वह बिल्कुल सच है। मैं उस आदमी का बैकग्राउंड जानती हूँ। वह बहुत कॉन्स्पिरेटिंग माइंड है। दिखाता ऐसे है जैसे उसे बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, पर वह धोखे से वार करता है। हम नहीं जानते कि रेहाना से उसके रिलेशन कितने गहरे हैं। फिर वो औरत बहुत नाटकबाज और झूठी है। वो यकीनन यहाँ से जाकर उसको बहुत कुछ उल्टा सीधा सिखाएगी। हर्षद खुद भी कोई कम नहीं है। मुझे लगता है कि हमको इस मैटर को सीरियसली लेना चाहिए। कार्तिक ने हिना से कहा, साफ साफ कहो क्या कहना चाहती हो। तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि मुझे हर्षद से डरना चाहिए। कार्तिक का गुस्सा देखकर हिना एकदम डिफेंसिव होती हुई बोली, नहीं सर, मेरा यह मतलब बिल्कुल नहीं था। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हमें सिक्योरिटी के और बेटर इंतजाम करने चाहिए। जिस तरीके से रफ़ीक के आदमियों ने विशाल के साथ मिलकर रिसोर्ट को जलाने की कोशिश की थी, मैं नहीं चाहती कि ऐसा कोई हादसा दोबारा हो। हमें अपनी सारी प्रॉपर्टीज पर सर्विलेंस बढ़ा देना चाहिए। थोड़ा ज़्यादा केयरफुल होने में कोई बुराई नहीं है। कार्तिक कुछ देर हिना की बात सोचता रहा, फिर उसने हिना से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ। वैसे भी रिसोर्ट में आग लगने से हम लोग बहुत नुकसान उठा चुके हैं। पैसे के नुकसान की भरपाई फिर भी हो जाती है, पर जो रेपुटेशन को दाग लगता है उसकी भरपाई आसान नहीं होती। अभी अभी हमने ये क्लब की स्टार्ट किया है और एंटरटेनमेंट कंपनी के लिए वो क्लाउड हैवर मैंशन भी खरीदा है। हम कोई भी मिसहैपनिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। उधर डमरू ने भी रियल एस्टेट कंपनी शुरू की है। जब इंसान किसी की जड़ें खोदना शुरू करता है तो दुश्मनी में अंधा होकर कहीं भी पनहुच सकता है। रेहाना के तेवर साफ बता रहे थे कि वह चुप नहीं बैठेगी। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। हमें हर जगह सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए। हिना ने कार्तिक को कहा, सर, सिक्योरिटी बढ़ाने का इंतजाम तो मैं कर दूं, पर हमारे सामने इस समय एक बहुत बड़ी समस्या है। कार्तिक ने हैरानी से हिना की तरफ देखकर पूछा, क्या हुआ? अगर आप लोग इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।